सभी लोग को नमस्कार। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हम लोग कल तक हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। उसमें क्वेश्चन हाँ, तो वो क्वेश्चंस हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। तो अब जो आज की टीचिंग है वो है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। और हायर लर्निंग में जो टीचिंग के जो अलग अलग तरीके होते हैं इंस्टीट्यूशन में, वो कैसे कैसे होते हैं। तो वो बेसिकली दो चीजें होती हैं, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। दो तरीके के मेथड से हायर जो एजुकेशन होते हैं वो दिए जाते हैं। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी आज के पूरे डिस्कशन में। सबसे पहले जो है शिक्षक केंद्रित। तो टीचर सेंटर जो टीचिंग होती है उसमें 5 चीजों का यूज किया जाता है मुख्य रूप से। सबसे पहला व्याख्यान, लेक्चर्स का यूज किया जाता है। प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन का यूज किया जाता है। समूह शिक्षण यानी कि ग्रुप में डिस्कशन होता है। समीक्षा विधि होता है यानी कि आप उसका जांच कर रहे हो। और प्रश्नोत्तरी यानी कि क्वेश्चन क्वेश्चन के हेल्प से, मतलब आप पूछ रहे हो, वो बता रहे हैं, आप प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से और वो उसका आंसर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये 5 विधियों से होती है। इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग एक एक करके देखेंगे सभी को कि क्या क्या विधियां होती हैं। और ये शिक्षक केंद्रित कहलाते हैं, यानी कि टीचर के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सबसे पहला आता है हमारा लेक्चर्स, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में जैसे कि अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये पूरा व्याख्यान विधि ही कहलाता है, जिसमें आपको लगातार कोई शिक्षक किसी अपने किसी एक टॉपिक के ऊपर लगातार बताते जाता है और जो श्रोता होते हैं वह सुनते रहते हैं। यानी कि श्रोता यानी जो अभी स्टूडेंट्स हुए वह उन चीजों को ग्रहण करते रहते हैं। तो यहाँ पे टीचर जो होता है वह एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव इन नेचर होते हैं। पैसिव यानी कि कहने का मतलब कि आप थोड़े पैसिव जो कह सकते हो, आप थोड़े उन क्रियाओं में बहुत ज्यादा आप क्रिया नहीं कर रहे होते हैं और टीचर कई तरह की क्रियाएं कर रहा होता है ड्यूरिंग द सेशन। तो ये पूरी चीजें यहाँ पे लिखी है। इसमें जेम्स एम ली के अनुसार व्याख्यान एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक किसी विशिष्ट प्रकरण अथवा समस्या पर सावधानी पूर्वक योजना अनुसार तैयार किया गया विवरणात्मक भाषण औपचारिक रूप से प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर भी प्रश्नोत्तरी विधि का भी इसके अंतर्गत यूज किया जाता है। यहाँ पर शिक्षक सक्रिय होता है और विद्यार्थी निष्क्रिय। यही हो गया पैसिव और एक्टिव। व्याख्यान विधि यहाँ पे, ओके ओके, यहाँ पर जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि में हमारा जो व्याख्यान विधि का जो विशेषताएं हैं, ये व्याख्यान विधि, इसकी जो विशेषताएं हैं, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीति, संप्रेषण शिक्षण नीति, व्याख्या कथन एवं विवरण प्रस्तुतिकरण की ओर पर जोर होता है, और तकनीकी एवं सहायक साधनों का प्रयोग केंद्रीय उद्देश्य। अब इसका मतलब क्या, प्रभुत्ववादी शिक्षा नीति मतलब कि इसमें टीचर का क्या होता है, पूरा का पूरा इफेक्ट होता है। यहाँ पे जो भी कर रहा होता है सारे चीजें टीचर कर रहा होता है, तो यहाँ पर उसी की प्रभुत्वता होती है। और संप्रेषण यानी कि उसके द्वारा लगातार किसी एक टॉपिक, जो पूरा सब्जेक्ट होता है वह संप्रेषित किया जाता है, दिया जाता है किससे, छात्रों के ऊपर। और व्याख्यान कथन एवं विवरण, तो उसका व्याख्या किया जाता है, उसके ऊपर स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं
और उसका बाद उसको पूरा इलेबोरेट किया जाता है, विवरण किया जाता है। तो ये पूरा चीजें व्याख्यान विधि के अंतर्गत आती हैं। प्रस्तुतिकरण पर जोर, यानी कि किस तरीके से हम बेहतर तरीके से उसे प्रेजेंट कर सके, इसी के ऊपर यहाँ पर मेनली क्या होता है, फोकस होता है। और प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी जो हो गया यहाँ पर लिखा है ना, ये टीचर सेंटर टीचिंग, तो यहाँ पे फिलहाल ये टीचर सेंटर टीचिंग का ही एक पार्ट में आ गया। और प्रश्नोत्तरी में जो हो गया आपका, अभी हम लोग देखेंगे, जब सिर्फ टीचर पूछ रहा है वह एक होता है, और एक जब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं तो वो एक अलग चीज होती है। तो उन दोनों को हम लोग देखेंगे। तो उसमें थोड़ा सा अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से थोड़ा सा दिया रहता है। तो आगे हम लोग उसे देख लेंगे। मेन है कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे रहते हैं, वो उस तरीके से नहीं रहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से रहते हैं। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या आंसर लिखना है। तकनीकी एवं सहायक साधनों का प्रयोग, तकनीकी एवं सहायक केंद्रीय उद्देश्य। अब ये आप देखिए आगे आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें क्या हो रही है। केंद्रीय उद्देश्य एक सेंट्रल थीम होता है, और उस थीम के बेसिस पर पूरा का पूरा व्याख्यान किया जाता है। तो इसे कहा जाता है केंद्रीय उद्देश्य। शिक्षण सिद्धांत, इसमें सिद्धांत क्या होते हैं कि बोले गए शब्दों की प्रवाहशीलता, उद्देश्य की प्राप्ति, व्यक्तिगत संपर्क, पूर्व ज्ञान तथा समन्वय, और स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण के लिए मौका, कौशलों का विकास। ये सारी चीजें तो ये आप पढ़कर खुद समझ सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बोले गए शब्दों की प्रवाहशीलता, यानी कि व्याख्यान अच्छा कब होगा, जब अच्छे तरीके से लगातार कोई बातें बोल, अगर बोलने वाला बार बार गड़बड़ हो रहा है या किसी टॉपिक को नहीं फ्लो में बता पा रहा है, तो उससे क्या होता है कि व्याख्यान उतना बेहतर नहीं हो पाता। तो जितना प्रभावशीलता प्रभावशीलता बेहतर होता है, व्याख्यान उतना अच्छा होता चला जाता है। उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है या नहीं, अब पता चला कि हम किसी और चीज को स्टार्ट किए और बताना कुछ और शुरू कर दिए, तो उससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। तो इसमें जो गुण होते हैं, जो लाभ होता है कि उद्देश्य की प्राप्ति होती है, उसकी तरफ ही हम मुख्य रूप से एक सही व्याख्यान में जाया जाता है। व्यक्तिगत संपर्क, यहाँ पर इसके गुण में व्यक्तिगत संपर्क है, एक एक व्यक्ति से आप संपर्क इसमें कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान तथा समन्वय, पहले का जो ज्ञान है वो पूरा इसमें आपको यूज होता है, किस तरीके से आपका पहले का क्या ज्ञान है, वो सारी चीजें टीचर का, और वो सारी चीजें यहाँ पर उसके साथ वो पूरा आपको समन्वित किया जाता है। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण के लिए मौका, कौशलों का स्पष्टीकरण, यानी कि पूरी अच्छी तरीके से उसे स्पष्ट कर देना कि क्या है। तो ये पूरी चीजें व्याख्यान में आती है। तो ये आप पढ़ोगे आपको पूरा ही पता चल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मित व्यय, उद्दीपन का साधन, पूरकता प्रदान करने का साधन, विद्यार्थी केंद्रित। तो विद्यार्थी के ऊपर केंद्रित होता है टोटली, कि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा क्या आप दिया जा सके उसके ऊपर बेस्ट होता है। पूरकता प्रदान करने का साधन मतलब एक साइड होता है कि पूरा आप प्रदान करने की कोशिश करते हो स्टूडेंट को, तो पूरकता इसे कहा गया है, स्टूडेंट बेस्ड मेथड जो होता है। और उद्दीपन का साधन, उद्दीपन एक तरह से हो गया कि आपका इंटरेस्ट जो होता है उसको जागृत करना, ये सारी चीजें उद्दीपन के अंतर्गत आ गई। तो उद्दीपन का ये एक साधन है। इसके कुछ दोष और सीमाएं हैं। तो प्राकृतिक साधन नहीं इसे माना गया, यानी कि आपको बैठ करके सारी चीजें बताना होता है यहाँ पर। मितव्यय वे यानी कि अच्छे तरीके से आपको अच्छे तरीके से बातें करना। आपको कह सकते हैं कि जैसे कि टीचर और स्टूडेंट का जो बातें चल रही है उसमें कोई स्लैंग लैंग्वेज या किसी गलत शब्दों का यूज नहीं करना, बल्कि एक अच्छे तरीके से अच्छे शब्दों का यूज करते हुए उसे पूरे तरीके से समझाना। अधिगम का प्राकृतिक साधन नहीं है। प्राकृतिक साधन नहीं है का मतलब क्या हो गया कि ये इसके थ्रू नेचुरली आप किसी चीज को नहीं जान रहे हो, आपको कोई चीज बैठ करके और सारी चीजों को आपके ऊपर संप्रेषित किया जा रहा है, तो प्राकृतिक साधन इसे नहीं मानेंगे। जैसे कि बच्चे कई चीजों को सीखते हैं, देखते हैं, उसके आधार पर से अनुभव करते हैं, फिर सीखते हैं। तो यहाँ पर वैसा कोई व्याख्यान में नहीं होता, उसमें लगातार 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 आपके ऊपर
चीजों को डाला जाता है। अगर आप समझ रहे हो तो भी अच्छा, नहीं समझ रहे हो तो भी आपको समझने के लिए माइंड में अटैच करना होता है। बाद में फिर आप अगर उसे पढ़ो तो हो सकता है समझ में आए। तो इस तरीके से भी सारी बातें चलती हैं। शिक्षण केंद्रीय, शिक्षण जो होता है वही केंद्र में होता है, यानी कि लगातार केवल देने की ही चीज चलती है, वहां पर डिस्कशन या इस तरह की बातें नहीं होती हैं व्याख्यान के अंतर्गत। शिक्षण का अधिक बोझ, लगातार मतलब आपको कोई सब्जेक्ट मिलते रहता है और आप लगातार लगातार उसको सुनने के लिए वहां पर आपको जबरदस्ती एक तरह से हो गया थोड़ा, कि अगर नहीं भी इच्छा अगर आपकी कर रही है तो भी आपको वह सुनना होगा, समझना होगा। अकुशल शिक्षक, अगर अकुशल शिक्षक हुआ तो जो व्याख्यान होता है वो काफी बोरिंग हो सकता है या फिर लाभप्रद ना हो, ऐसा भी संभव है। तो ऐसी केसेस में व्याख्यान जो होता है वो काफी ज्यादा समस्या कारक होता है। पाठ्य पुस्तक का विकल्प, जो आपके गिवन है पाठ्य पुस्तक, उसका जो विकल्प होता है यहाँ पर इसमें नहीं होता है कि आप पाठ्य पुस्तक से संपर्क करें, उसे देखे समझे, उसके बाद आपको लगातार सिर्फ सुनना होता है। यहाँ पे एक तैयार सामग्री होती है, उसी से आपको सिर्फ दिया जाता है जो ऑलरेडी पहले से डेवलप की हुई सामग्री है। अमनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक जो होता है वो नहीं हो पाता है। कहने का मतलब क्या है कि मन को कई चीजें हमें बेहतर तरीके से जैसे विजुअल कुछ दिखाना, फिर उसके बाद डिस्कशन करना, फिर ये सारे अलग अलग पद्धतियां अपनाना, अगर ये सारी चीजें होती हैं तो मन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा टीचिंग में आपको फोकस्ड हो जाता है, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वहां पर आपको मन का उपयोग करने का मौका मिल रहा है, आपका मन वहीं पे बना हुआ है। तो इन चीजों का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर लगातार सिर्फ टीचर के द्वारा स्टूडेंट को बातें बताई जाती हैं। तो उससे क्या होता है, एक समय बाद मन जो होता है ऑटोमेटिक इधर उधर भागने लगता है। तो ये सारी चीजें इसकी सीमाएं हैं। निम्न कक्षाओं के अनुकूल नहीं, जो सेकेंडरी क्लासेस होते हैं वहां तो फिर भी ये चल जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को बैठा करके व्याख्यान दिया जाए तो वहां पर उनके लिए बिल्कुल ही अनुकूल ये नहीं होता है, क्योंकि उन्हें आपको कुछ अलग अलग चुटकुले सुनाने होते हैं, अलग अलग बातें बतानी होती हैं, फिर कुछ एक्टिंग करके सिखाना होता है, फिर अलग अलग, यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो जो सारे प्रोसेस आपको उनके साथ अपनाना होता है। और वहां पर अगर आप लेक्चर देते रहेंगे तो कोई भी बच्चा कुछ भी वहां पे सीख नहीं पाएगा। एक रास्ता एवं निरस्ता, उसमें लगातार एक तरीके से बातें चलते रहती हैं और थोड़ा सा बाद में जाके नीरस भी होता चला जाता है। तो ये सारी इसके क्या हैं, दोष हैं अगर सिर्फ व्याख्यान हो रहा है तो। दूसरा जो है डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन एक्चुअली व्याख्यान के साथ मिला हुआ है, आ, बिल्कुल वन वे है ये। तो व्याख्यान के साथ मिला हुआ, व्याख्यान करते हुए अगर कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है तो मतलब आपको कुछ चीजें बताते हुए उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी मिल रहा है, उसका कुछ आपको कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसका प्रदर्शित करके उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें विद्यार्थी और जो शिक्षक होते हैं वह दोनों ही सक्रिय होते हैं, और सैद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ साथ इस नीति द्वारा उसका सत्यापन भी किया जाता है कि किस तरीके से, यानी कि सिर्फ थ्योरी बताने के जगह पर उसका एग्जाम्पल्स भी बार बार लिया जाए, उसका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक पूरा भाव किया जाए, उससे समझाने की कोशिश किया जाए, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो कि माइंड को बेहतर लगे, समझ में अच्छे से आए। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रदर्शन में आ जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाती हैं। तो व्याख्यान व प्रदर्शन, तो व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन अगर किया जाए तो वह लेक्चर ज्यादा बेहतर हो जाता है, उसका सत्यापन अगर साथ में किया जाए तो। छोटी कक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, वहां पर लगातार आपको कुछ दो शब्द बताएं फिर उसको आपको समझाना होता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिंग से, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी से, स्टोरी से, उसके हेल्प से। तब बच्चे वहां पर क्या करते हैं, वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को फील कर पाते हैं, अपने आप को जोड़ पाते हैं। शिक्षण में कम समय लगना, ये ऐसे में शिक्षण क्या होती है, जल्दी हो जाती है। जल्दी क्यों हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वह जल्दी से उन चीजों को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर कम समय है, ऐसे
थ्योरी में बहुत सारी चीज थ्योरी दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद फिर आपको जाके पढ़ना होता है, फिर आपको उसको समझना होता है, फिर जाकर कहीं आपको पूरा वो क्लियर होता है। तो कहने का मतलब वह केवल वही टाइम नहीं ले रहा है, बाद का भी टाइम ले रहा है, लेकिन व्याख्यान और प्रदर्शन विधि में उसी टाइम सब चीज क्लियर हो रहे हैं। तो अगर उसी समय सब चीज क्लियर हो रहा है तो कहने का मतलब आपका समय ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, लग रहा है। अगर आपको बाद में भी जाकर के सब चीज देखनी पड़ रही है, समझनी पड़ रही है अलग अलग जगहों से, और ज्यादा बहुत टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर समस्या है, वह चीजें उस तरीके से मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है आपका उसमें। स्वयं देखकर सीखना, खुद को अनुभव करते हुए सीखने का यहाँ पर मौका मिलता है। यहाँ पर आपको विजुअल, ये दृष्टि यानी कि एक तरह से विजुअल और जो ऑडिबल दोनों ही चीजों का यूज होता है। तो जो दृष्टि है और डिफरेंट डिफरेंट जैसे पिक्चर्स के हेल्प से, आप चित्रों के हेल्प से बताने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो के हेल्प से बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली सक्रियता उनका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। निरीक्षण, तर्क एवं विचार शक्ति का विकास। तो इसमें जो निरीक्षण किया जाता है, जो तर्क किया जाता है, जो विचार होता है, वह ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट भी एक्टिव है, केवल टीचर एक्टिव नहीं है। सिर्फ टीचर एक्टिव होगा तो निरीक्षण तो होगा, लेकिन तर्क एवं विचार थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये मेथड ज्यादा जो होता है कि प्रदर्शन करते हुए में तर्क ऑटोमेटिक ज्यादा आएंगे, विचार ज्यादा आएंगे, तो वह एक बेहतर स्टूडेंट को वहां पर बनाए रखने, अपने साथ बनाए रखने में मदद मिलती है। सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझाना, कोई भी चीज सिद्धांत है तो उसका स्पष्ट समझ अगर ज्यादा से ज्यादा बेहतर है, जितना बेहतर एग्जाम्पल मिलता है उतना जल्दी हमें समझ में आ जाता है। तो जितना स्पष्ट रूप से सिद्धांतों को समझाया समझना है, तो उसके लिए प्रदर्शन विधि उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और शिक्षण क्या हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है। तो ये सारे हम इसके विशेषताएं कह सकते हैं। सीमाएं एवं दोष, इसकी भी हर एक विधि की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने दोष हैं। तो विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग के अवसर नहीं मिल रहे, यानी कि खुद से प्रैक्टिकल, अब देखिए अब बातें हो गई, डिस्कशन हो गया, लेकिन थ्योरेटिकल ही चीजें चल रही हैं, प्रैक्टिकल यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो प्रैक्टिकल अगर मिलने लगे तो उससे भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो अभी पहला क्या था कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन, फिर हो गया टू वे कम्युनिकेशन, उसके बाद आया कि उसमें प्रैक्टिकल की जो है वो भी, यानी कि प्रैक्टिकल जब तक इसमें ऐड नहीं होगा तब तक वो भी इसकी क्या है, एक दोस्त कहलाते रहेगी। ठीक प्रकार से प्रयोगों का निरीक्षण नहीं करना, यानी कि जो भी प्रयोग हैं उसके ऊपर आप केवल कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर उतना बेहतर निरीक्षण नहीं हो सकता है जितना प्रैक्टिकल में हो सकता है। तो ये बातें यहाँ पर उठती है। शिक्षक द्वारा प्रयोग सफल नहीं होना, ये इसकी सीमाएं हैं कि प्रयोग जो है, हो सकता है कि जो आपको पिक्चर यूज किया जाए या जो ऑडियो यूज किया जाए, उससे बच्चे उन चीजों को समझ ना पाए, तो इसमें फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको समय भी चला जाता है और आपको कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। तो अगर प्रयोग सफल नहीं हुआ शिक्षक द्वारा, तो वो इसकी एक समस्या है कि यहाँ पे काफी ज्यादा समस्याएं फिर पैदा होती हैं। मौलिकता एवं सृजनात्मकता नहीं, यहाँ पे भी मौलिकता और सृजनात्मकता नहीं होती, क्योंकि बात ओवरऑल टीचर के द्वारा ही की जाती है। स्टूडेंट का इसमें कोई खास रोल नहीं होता है, वह केवल चीजों को समझने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नई चीज या कोई न्यू चीज आए, इसकी वहां पे गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। तो मौलिकता और सृजनात्मकता यहाँ पे भी नहीं होती है। उसके बाद विषय वस्तु के सामान्य ज्ञान का प्रदर्शन, जो सामान्य ज्ञान होता है, जो नॉर्मल विषय वस्तु होता है, उसका जो नॉर्मल नॉलेज होता है, उसी का यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रदर्शन इस सब में किया जाता है। मतलब उसके ऊपर कोई मौलिकता और सृजनात्मकता, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, का निर्माण नहीं होता है। सामान्य ज्ञान का ही प्रदर्शन किया जाता है। विद्यार्थियों जो विशेष ज्ञान होगा तो कब होगा, जब प्रयोग होने लगेंगे, तब उसकी मौलिकता भी आएगी, सृजनात्मकता भी आएगी, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। विद्यार्थियों की अभिरुचि, कार्य क्षमता, तर्क शक्ति, कल्पना एवं स्वतंत्र चिंतन जैसे गुणों का समुचित विकास नहीं होना। विकास तो होता है, लेकिन समुचित विकास नहीं होता है। वहीं पे अगर प्रैक्टिकल, इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिकल हर जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इसकी सबसे कमी देखी गई है।
इसलिए यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को कहा जाता है कि यह उतना बेहतर नहीं है जितना बाहर में लोगों ने डेवलप किया है। तो प्रैक्टिकल होते ही हम किसी भी चीज को उतने ही ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। यानी कि जो चीजें अभी आपको लग रही है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, जैसे ही प्रैक्टिकल उसकी होगी तो आपको लगे, समझ में आ जाएगी कि हाँ ये इजी थी, लेकिन चूंकि वो चीजें उस रूप में नहीं जा पा रही थी जैसा आप देखना चाह रहे थे या जिस तरीके से आपको समझ में आए, तो फिर वहां पे समस्या बनी रहती है। तो इन सभी चीजों का डेवलपमेंट प्रैक्टिकल में ज्यादा होता है इररेस्पेक्टिवली थ्योरेटिकल बातों में। तो ये सारी यहाँ पे इसकी समस्याएं हैं। अब आता है इसमें समूह शिक्षण। तीसरा जो हो गया समूह शिक्षण, तो टीम टीचिंग। समूह शिक्षण में टीम टीचिंग को कहा गया है। टीम टीचिंग यहाँ पर कैसे आ जाता है? टीम टीचिंग ऐसा आता है कि समूह शिक्षण में दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही समय में, मतलब आपको ज्ञान दे रहे होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको क्लास में एक साथ तीन टीचर आए, एक आपको थ्योरी बता रहा है, एक आपको उसका थ्योरी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल चीजों को मतलब पिक्चर या कहानियों के थ्रू उसको समझा रहा है, और तीसरा उसको समझाने में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही ग्रुप का जो दो या दो से अधिक जो टीचर का ग्रुप है, वह एक ही सब्जेक्ट को समझाने में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों का वो यूज कर रहे हैं। तो इसमें हो सकता है कि एक शिक्षक सैद्धांतिक बातों का जिक्र, दूसरा बच्चों को व्यवहारिक रूप से सब बात समझाए, यानी एग्जाम्पल्स ले ले, ये सब सारी चीजें व्यवहारिक हो जाएंगी। और इस दौरान विचार गोष्ठी, परिसंवाद या पैनल चर्चा भी हो सकती है। तो ये मतलब इन चीजों का भी यूज किया जा सकता है इस दौरान। तो पैनल चर्चा, परिसंवाद या गोष्ठी, ये सब किसमें हम लोग देखेंगे? ये ग्रुप डिस्कशन के ही अंतर्गत ही आते हैं। ग्रुप डिस्कशन, जब आप हम लोग ग्रुप डिस्कशन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे पैनल चर्चा, परिसंवाद और गोष्ठी, इन सारी बातों की यूज होगी। गोष्ठी मतलब एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन ही हो गया। परिसंवाद और पैनल चर्चा भी उसके ही डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं। तो क्या डिफरेंस है वहां हम लोग देखेंगे। समूह शिक्षण के लाभ। समूह शिक्षण में जो लाभ है वो क्या क्या मिलता है? इस विधि में बच्चों द्वारा सबसे अधिक विषय को साझा किया जाता है, यानी कि बच्चे सबसे ज्यादा इस विधि में लाभान्वित हो पाते हैं, क्योंकि अलग अलग वे होते हैं, अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स होते हैं, और साथ में आपका संवाद भी उनसे हो रहा होता है। तो यहाँ पर समझने की जो चांसेस होती हैं वह काफी अच्छी होती है, क्योंकि आपको अलग अलग टीचर का फ्लेवर एक साथ मिल रहा होता है। इसमें काफी तरह के उपकरण और शिक्षण तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए लैपटॉप का यूज किया आपको, फिर डिफरेंट डिफरेंट आपका जैसे ऑडियो का यूज किया, वीडियो का यूज किया। तो ये सारी चीजें हो गई कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज किया जा रहा है, प्रोजेक्टर, सारी चीजें यूज की जा रही हैं। इसके जरिए शिक्षण में काफी सुधार किया जा सकता है। तो इसी तरीके से आज जो टेक्निकल चीजों का है उसका जितना बेहतर यूज किया जाएगा तो उससे टीचिंग उतनी ही बेहतर बनाई जा सकती है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का आज के टाइम में इतना ज्यादा महत्व हो गया है। समूह शिक्षण की हानियां। हानियां क्या है? इसमें अधिक शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, तो उतने शिक्षक पहले आपको चाहिए। फिर यह विधि सभी विषयों को पढ़ने में उपयोगी नहीं है, यानी कि कुछ विषय तो आप इससे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, लाइक साइंस अगर समझना है, साइंस की कुछ क्रिटिकल बातों को समझना है, मैथमेटिक्स को समझना है, तो उसके लिए ये चीजें काफी अच्छी हैं। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री समझना है, आपको सिविक्स पढ़ना है, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, तो इसमें ये विधि बहुत ज्यादा मजेदार नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। नॉर्मल उसी नॉर्मल विधि जैसा ही चलेगा, अगर चाहे इसमें एक पढ़ाई या दो पढ़ाई। तो ये सारी चीजें हैं। इस विधि में विशेष ज्ञान वाले शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट ज्यादा से ज्यादा क्या करना होता है? व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए जो शिक्षक उसे जितना व्यवहारिक से समझा होगा वही आपको व्यवहारिक से समझा सकता है। तो इसलिए विशेष ज्ञान वाले शिक्षकों की यहाँ पर आवश्यकता होती है, तब आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, इन चीजों का बेहतर यूज कर पाते हो। इस विधि में योजना निर्माण और निर्धारण में काफी समय लगता है, क्योंकि आपको पूरा सब चीज तैयार करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना, फिर उसको सामने प्रेजेंट करना, यानी कि काफी ज्यादा क्या हो जाता है, यह हैक्टिक हो जाता है इस पूरे विधि को संचालित करना। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण।
माइक्रो टीचिंग एक तरह से देखिए यहाँ पर जो है शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि की जाती है मुख्य रूप से। अब शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि में जैसे कि कहने का क्या यहाँ पे मतलब हो गया कि आपका जैसे कोई बीएड पढ़ रहे हैं, बीएड का अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बीएड के में उन्हें क्या किया जाता है, विभिन्न विभिन्न स्कूलों में भेजा जाता है आफ्टर ड्यूरिंग उनकी पढ़ाई के दौरान ही। क्यों भेजा जाता है? ताकि उन्हें उस माहौल में पढ़ाना आ पाए और वो बेहतर तरीके से बच्चों के साथ कांटेक्ट कर पाए और जो विषय है उसे वो सही से समझा पाए। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत ही आती हैं माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। या फिर किसी क्लास में आप बैठे हुए हो और टीचर ने सभी लोग को कुछ जो जैसे उसने कुछ पढ़ाया पूरा एक टॉपिक और उसके बाद सभी लोग को डिवाइड कर दिया, एक टॉपिक किसी एक विद्यार्थी को दे दिया, उसे पढ़ाने के लिए बोला गया। तो वो पहले पढ़ाएगा अपने ही उन जो अन्य दोस्त हैं उसे पढ़ाएगा, उसके बाद फिर उसकी गलतियां बताई जाएंगी कि हाँ आपने यहाँ पे गड़बड़ी किया, यहाँ पे गड़बड़ी किया, तो वो फिर पढ़ाएगा। फिर उसके इस तरीके से मैक्रो टीचिंग में जो है तो होता है यह एक प्रयोगात्मक, यानी प्रैक्टिकली आप सब चीज कर रहे हो, आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और इससे आपका जो निर्माण होता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाता है। तो ये जो होता है शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक विधि ये कहलाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बार बार क्या किया जाता है, छोटे छोटे समूह आपको दिए जाते हैं, उसे आपको पढ़ाना होता है। फिर आपको तो इससे आपका कौशल का भी निर्माण होता है और आपकी विषय के प्रति जो सूक्ष्म चीजें होती हैं वह आप ज्यादा बेहतर समझ पाते हो। तो ये पढ़ाने की जो है, अगर दूसरी बार भी कमी रहती तो पढ़ाने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पर्यवेक्षक पुनः पुष्टि देता है और यही चक्र इस सूक्ष्म शिक्षण का आधार है। यानी कि लगातार उस चक्र को बनाए रखना है कि हाँ आपने ये गड़बड़ी किया, अगले बार वो सुधारिए, फिर तो बार बार यह चक्र चलता रहता है। उद्देश्य क्या होता है कि एक टीचर प्रशिक्षु को सिखाने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने में योग्य बनाए। यानी कि जैसे कि कोई टीचिंग सीखना चाहे है टीचिंग करने के लिए, तो उससे एक अच्छा तरीके अच्छे लेवल का एक अच्छे क्वालिटी का टीचर बनाया जा सके, तो उन चीजों में इस माइक्रो टीचिंग का यूज होता है। यानी कि बार बार आपको अपनी सही जो चीजें हैं उसमें गलतियों को बता करके उसे बार बार सुधार करने की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक बताई जाती हैं। तो ये काफी अच्छा टेक्निक है किसी भी टीचर को एक बेहतर टीचर बनाने के लिए इसका यूज करना। फिर एक टीचर प्रशिक्षक को कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाता है। यानी कि डिफरेंट, सिर्फ पढ़ाना ही यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्लास का मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपका जो एक डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन और टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सिर्फ पढ़ाना ही नहीं वो सिखाता है, बल्कि शिक्षण कौशल में डिफरेंट डिफरेंट जो होता है वो उसमें उसको क्या करता है, योग्य बनाता है। और एक टीचर प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, यानी कि उसके अब एक अपना पूरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि नो आई कैन डू इट, मैं बहुत आराम से ये सारी चीजें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें डेवलप करने का जो प्रोसेस है सूक्ष्म शिक्षण बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फॉलो करता है। शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास, और अगर स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को सिखा रहा है तो इसका मतलब उसमें ऑटोमेटिकली नए क्षमताएं भी डेवलप हो जाएगी, उसे टीचिंग करना आ जाएगा, उसे गाइडिंग करना आ जाएगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, इसमें चक्र कैसे मतलब किस तरीके से ये चलता है, पहले आपको इसमें क्या किया जाता है, जैसे टॉपिक दे दिया तो लेसन की पहले आपको प्लानिंग करनी होती है, फिर उसकी आपको टीचिंग करनी होती है, उसके बाद आपको उसका फीडबैक मिलता है। तो यानी कि आपने पढ़ाया, पहले आपने प्लान किया, फिर उसको पढ़ाया, फिर उसका फीडबैक मिला, उसके बाद पुनः आपको फीडबैक मिलने के बाद पुनः आप योजना तैयार किए, रीलेसन प्लानिंग, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। यानी कि बार बार आप में आने वाली जो कमियां हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो चीजों को बार बार आपको बताना और उससे आप धीरे 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 चीजों को बेहतर तरीके से समझने लगते हो और करने लगते हो। इसलिए फीडबैक जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और फीडबैक हमेशा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि इसी से आपका रियल में डेवलपमेंट होगा। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक दोगे तो आपका ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त हो गया, यानी कि आप उसे बेहतर टीचर बनने में मदद नहीं कर पा रहे। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स वाई हर कोई फीडबैक चाहता है। नेक्स्ट जो है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीच है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो परंपरागत शिक्षण से भिन्न सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण में प्रभावी भूमिका अपनी निम्न विशेषताओं के आधार पर निर्वाहित करता है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये देख लीजिए। जो विशेषताएं हैं जैसे अधिगमार्थियों की संख्या, यानी कि जो सीखने लर्निंग जो होते हैं, जैसे कि आपको अगर कहीं पे दे दिया गया अपने क्लास में, तो आपको एक छोटा सा बैच दे दिया जाता है 5 से 10 लोगों का, और उसमें आपको उन चीजों को क्या बोला जाता है, बताने के लिए कि उन चीजों को अच्छे से आप समझाइए और चीजों को वहाँ पर क्लियर कीजिए। तो इनका म्यूट कर लीजिए सभी लोग, किन्हीं का शायद अनम्यूट है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि आपका छोटे छोटे दिए जाते हैं ताकि आप आराम से पहले तो उसमें उन्हें पढ़ा सको, समझा सको, आपका एक इरिटेशन दूर हो पाए। ये सारी प्रोसेस यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट जो है शिक्षण अवधि। अवधि क्या 5 से 10 मिनट ही रखी जाती है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं दिया जाता है। जैसे कि आपको बुक लिस्ट ये क्लास में भी आपको दिया जाता है, छोटे छोटे टॉपिक दिए जाते हैं, 5 से 10 मिनट में आपको उसको समझाना होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको आ जाती हैं। वास्तविक छात्रों की जगह अधिकांशतः सहपाठी ही छात्र की भूमिका विनिर्मित करते हैं, यानी कि आपको कोई नए छात्र नहीं दिए जाते हैं, आपको उन चीजों को किन्हें बताना होता है, अपने सहपाठियों को बताना होता है। एक कालांश एक कौशल के प्रशिक्षण हेतु होता है, यानी कि ये जो क्लास होता है, क्लास जो लिखा हुआ है जो हो गए, एक्चुअली जो क्लास होता है वह कौशल के प्रशिक्षण ये कालांश एक कौशल के प्रशिक्षण हेतु होता है, यानी कि हर एक क्लास के थ्रू आप अपने एक कौशल को डेवलप कर रहे होते हो। विषय वस्तु एक सूक्ष्म इकाई होती है, यानी कि विषय वस्तु जो भी आपको पढ़ाना है वह छोटे छोटे टॉपिक होते हैं और उससे ही आपको बताना होता है, बहुत बड़े टॉपिक आपको नहीं मिलते हैं। पुनः सुधार का अवसर मिलता है, छात्र अध्यापक केंद्रित होता है, छात्र और अध्यापक के बीच का एक अच्छा रिलेशन हो गया कि आप बार बार अध्यापक आपको फीडबैक देता है और फिर आप उसे लगातार सुधार करते हुए आगे बढ़ते हो। यह व्यावसायिक प्रवीणता में देने में सक्षम विधि है, यानी कि अगर आपका कोई व्यवसाय है पढ़ाने का तो वहां के लिए यह बहुत ही अच्छा है, कारगर है, क्योंकि आप हर एक फीडबैक के साथ अगली बार आपकी टीचिंग उतनी बेहतर होती चली जाएगी, यानी कि आपका ऑक्यूपेशन उतना बेहतर होता चला जाएगा। फिर यह लघु अवधि में अधिक दक्ष बनाती है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या ये बनाती है, दक्ष बनाती है, आपको प्रिपेयर कर देती है। प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त हो जाती है, तुरंत ही हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, एक तरह से आपका जो फीडबैक हो गया वो तुरंत हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ क्या समस्या आई। समयबद्ध होने से गतिविधियां नियंत्रित रहती हैं, प्रतिपुष्टि तुरंत प्राप्त, अच्छा ये 2 बार आ गया है। शिक्षण कौशल विकास की अत्यधिक प्रभावी व व्यवहारिक व्यवस्था है, यानी कि शिक्षण कौशल जो है वो विकास की अत्यधिक प्रभावी व व्यवहारिक व्यवस्था है। अब आगे 2 अलग विधियां जो हैं, समीक्षा विधि और प्रश्नोत्तरी विधि। तो इसमें जो होती है प्रश्नोत्तरी विधि में, ये इसे क्या कहते हैं, समीक्षा विधि में इसे विधि, समूह शिक्षण, व्याख्यान विधि, इन सभी अवलोकन करने को समीक्षा विधि कहते हैं। यानी कि समीक्षा का मतलब क्या हो गया कि कोई भी विधि से आप शिक्षण कर रहे हो, लेकिन उसका कोई अगर अवलोकन आके कर रहा है, उसको आपको देख रहा है, सारी चीजें आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो और उसके बाद आपको उसका जो मतलब एक रिजल्ट दिया जा रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आ गया, समीक्षा विधि, यानी कि आपका समीक्षा भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, समीक्षा विधि एक तरह से समीक्षा विधि जो हमने अभी पहले पढ़ा सूक्ष्म निरीक्षण शिक्षण चक्र, उसी का एक
छोटा सा पार्ट है। समीक्षा विधि में सिर्फ एक बार आप समीक्षा दे रहे हो, सूक्ष्म में क्या कर रहे हो, बार बार समीक्षा कर रहे हो, तो ये डिफरेंस हो गया। तो और समीक्षा विधि हर एक में हो सकता है। जितने भी विधियां हमने पढ़ी अभी तक, सभी विधियों में समीक्षा विधि हो सकती है। इसमें शिक्षक अवलोकन करता है कि उनसे उसने क्या पढ़ाया है और कितना काम रह चुका है, ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत आ जाती है। एक तरह से ये भी है कि टीचर ने जो पूरा पढ़ाया उसका क्या क्या चीजें हुई, उसमें क्या क्या उसमें गलतियां हुई, क्या क्या सही है, फिर आगे क्या पढ़ाना है। और इन यानी कि आपको एक तरह से छोटा सा आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे देना पूरे स्टडी के बारे में, तो वो क्या हो गया समीक्षा विधि की। आपको आगे क्या पढ़ना है, पहले क्या हुआ, उसमें क्या गलतियां हुई, क्या इम्पोर्टेंट है, इस तरीके की जो भी चीजें चलती हैं, तो वो पूरा क्या हो गया समीक्षा विधि। प्रश्नोत्तरी, प्रश्नोत्तरी में क्या रखा गया है, अब यहाँ पर एक भाई जी ने कहा है कि इसे उसमें रखा गया है, तो वो एक बार मैं चेक कर लूंगा कि कहाँ किसे रखा गया है। अगर कि जहां से मैंने लिया उसमें प्रश्नोत्तरी इसी के अंतर्गत रखी गई है, तो एक बार देख लिया जाएगा उसे। इस विधि को सुकरात विधि के नाम से भी जाना जाता है। सुकरात विधि के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से 3 बातों पर इसमें ध्यान दिया गया है। इसमें प्रश्न निर्माण करना, प्रस्तुतिकरण करना और बच्चों द्वारा ही नवीन ज्ञान देना। यानी कि आपको इसमें क्या है कि जैसे प्रश्न निर्माण किया गया, डिफरेंट डिफरेंट प्रश्न, जैसे कि आपका एक पूरा सेशन हो गया कंप्लीट, और उसके बाद बच्चों ने ही प्रश्न निर्माण किए उस सेशन से रिलेटेड, कुछ न्यू प्रश्नों से जो संबंधित हो क्वेश्चन, और फिर उसकी प्रस्तुतिकरण भी बच्चों द्वारा ही किया जा रहा है, नए नए थॉट के हेल्प से, नए नए ज्ञान के हेल्प से। यानी कि आपका क्या हो गया उसमें कि जो एक तरह से टीचर ने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हुए, उसको निर्माण करके और उसी को सॉल्व भी उन्हीं बच्चों के द्वारा उन आपस में किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज के हेल्प से, जो भी उनके जो ज्ञान है पहले से, उन सभी के हेल्प से इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो इस विधि में बच्चे जो होते हैं वो काफी सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी को फिलहाल इसी के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर आता है पूर्व ज्ञान का जांचना। उद्देश्य क्या होता है, किस किसका उद्देश्य है, ये प्रश्नोत्तरी का क्या उद्देश्य है कि पूर्व ज्ञान को जांचना, और आपका अभिप्रेरण जागृत होना, कठिनाई जानना, ज्ञान का प्रयोग करना, सक्रिय सहयोग प्राप्त करना, चिंतन व मौलिकता को विकसित करना। तो इसमें क्या है, एक्चुअली क्या है कि पहले जो भी ज्ञान आपने जाना उसको जांच करने का एक अच्छा मौका मिलता है प्रश्नोत्तरी के हेल्प से। प्रश्नोत्तरी की जाती है, उसमें प्रश्न निर्माण होता है, टीचर के द्वारा भी की जाती है। तो उसमें बच्चे क्या होते हैं अपना एक ये पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इसे रखा भी जा सकता है, अगर सही से देखा जाए तो इसे दूसरे सेक्शन में भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल लेकिन इसी के अंतर्गत टीचर वाले में ही रखा गया है। लेकिन बात वो सही है क्योंकि बच्चों का इसमें काफी ज्यादा योगदान हो रहा है, क्योंकि आपने उससे पूछा और उसके बाद उनका समीक्षा मिला तो हो रहा है। तो देख लीजिएगा कि इसमें ये प्रश्नोत्तरी का क्या है। बाद बाकी वैसे समीक्षा विधि और इन चीजों में भी बच्चों का यूज होता है, लेकिन इसमें बच्चों का काफी ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि आप बार बार उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उनसे आंसर जान रहे हैं, उनकी प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं, सारे ज्ञान को उनका चेकअप कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, उन्हें अभिप्रेरण जागृत करना, यानी कि उनको प्रेरित करना, मोटिवेट करना, और कठिनाई जानना, आपको जो भी उनकी समस्या आ रही है, उन्हें किन किन पॉइंट में वो फंस रहे हैं, वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी सेशन से आराम से पता चल जाता है। और ज्ञान का प्रयोग करना, डिफरेंट डिफरेंट जो ज्ञान का प्रयोग कैसे कर सकते हैं बच्चों को ये समझ में आता है। सक्रिय सहयोग प्राप्त करना, और सक्रिय सहयोग यानी कि आपको लगातार टीचर एक एक्टिव रूप में आपका वहां पर सहयोग करते रहता है। चिंतन व मौलिकता का विकसित करना, चिंतन और मौलिकता का दोनों का विकास इसमें होता है क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं और उसे आप सॉल्व करते रहते हो। आत्मविश्वास में वृद्धि करना, अनुशासन और पुनरावृत्ति, लगातार लगातार ये चीजें मतलब चलती रहती है। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है कि जो पहले आपने पढ़ा बार बार वो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, तो आपको काफी ज्यादा उससे हेल्प मिल जाती है। और अनुशासन का भी इससे निर्माण होता है। अनुशासन यानी कि एक
वे में पूरा सब्जेक्ट को आप क्या करते हो, कैचअप कर लेते हो, तो पूरे अनुशासित रूप में उस ज्ञान को आप समझ जाते हो। तो ये पूरी चीजें जो हो गई वो किसके अंतर्गत आ गई, प्रश्नोत्तरी के जो ये उद्देश्य हो गए। तो यहाँ पर टीचर ही लेकिन मुख्य कैरेक्टर है, लेकिन उस मुख्य कैरेक्टर द्वारा बच्चों को भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक्टिव किया जा रहा है, काफी ज्यादा एक्टिव किया जा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई। फिर यहाँ पर जैसे हमने डिस्कशन का बात किया था कि ग्रुप डिस्कशन मेथड क्या क्या होते हैं, तो एक इसमें हम लोग ये देख लेंगे अभी। ये जो 5 मेथड हैं शिक्षण में, मुख्य रूप से शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, इसे एक बार मैं देख लूंगा कि प्रश्नोत्तरी किसके अंतर्गत आ रहा है और अदर चीजें, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका क्लियर बता दूंगा कि ये शिक्षण वाले में ही आ रहा है या लर्नर सेंटर मेथड आ रहा है। तो वहां पे देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है पांचों जो हैं वो एक साथ दे दिए गए हैं, और ये टीचर और लर्नर दोनों को मिला कर दे दिया गया है। तो एक बार मैं देख करके फिर आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि लर्नर का हर जगह भूमिका काफी अच्छा चल रहा है। अब आता है हमारा मिश्रित शिक्षण विधि। मिश्रित शिक्षण जो विधि होती है, जो ग्रुप डिस्कशन मेथड होता है, वह मुख्य रूप से 4 तरीकों का बताया गया है: डिबेट, सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन और ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो है कि विचार विमर्श का अर्थ होता है अध्ययन अधीन प्रकरण अथवा समस्या में निहित सही संबंधों पर पूर्णता से विचार करना, यानी कि जो भी आपका टॉपिक होता है उस पर एक डिटेल एनालिसिस करने का बहुत अच्छा तरीका है ग्रुप डिस्कशन। यानी कि आप हर एक पक्ष को, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर समझने की कोशिश करते हो। तो अब इसमें जो डिबेट हो गया, जो डिबेट है, और उसके बाद फिर सिंपोजियम है। तो डिबेट हो गया जो ये इसमें जैसे कि आप एक ग्रुप है, 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया, एक पूरा ग्रुप 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया, और उसके बाद फिर इसमें, तो इसमें फिर क्या हो गया आपका, जो डिफरेंट डिफरेंट डिबेट हो रहा है, एक पक्ष में डिबेट कर रहा है और एक उसके अपोजिट में डिबेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं इसके अंतर्गत आती। सर आपका माइक बंद हो गया। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। तो कहाँ पर हम लोग चल रहे थे, कौन से पॉइंट पर जहाँ आप लोग लास्ट सुन पाए थे? सर ये 4 पॉइंट आपने बताए थे कल, के आगे ओके। रुक गया था।
तो डिबेट का जो है, डिबेट हम लोग किसे कहते हैं, डिबेट में क्या होता है कि दो ग्रुप में आपका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और एक ग्रुप जो होता है वो फॉर में होता है, एक अगेंस्ट में, मतलब एक पक्ष में होता है एक विपक्ष में होता है, और उसके बेसिस पर आप वहां पर आपका रिजल्ट निकाला जाता है। अब जैसे कि ये सारे राज्यसभा लोकसभा ये सारी चीजें क्या होती है, डिबेट के ही अंतर्गत ये सारी चीज कहलाती है। अपने अपने वो हिसाब से किसी एक पॉइंट के ऊपर अपनी अपनी बातें रखना। उसके बाद सिंपोजियम और पैनल डिस्कशन, इसमें बहुत ही बारीक अंतर है। सिंपोजियम और पैनल डिस्कशन होता एक ही तरीके का, इसमें भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही डिस्कशन करते हैं, पैनल डिस्कशन में भी एक्सपर्ट्स डिस्कशन करते हैं, लेकिन और इसे एक्सपर्ट्स डिस्कशन के बाद अदर लोग सुनने की कोशिश सुनते हैं, इसमें भी एक्सपर्ट का डिस्कशन होता है और अदर लोग जो व्यूअर्स होते हैं वो सुनते हैं। लेकिन डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि सिंपोजियम होता है वो कॉलेज लेवल पे जैसे हो रहा है, या फिर किसी मतलब स्टडी से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी सेमिनार्स हो रहे हैं उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो ये छोटे लेवल पे होता है, उसे सिंपोजियम कहा जाता है। और जो पैनल डिस्कशन होता है, जैसे कि टीवी के ऊपर आप देखते होंगे कि कई पार्टी के लोग आकर के और बातें करते हैं और एक दूसरे से जो सारी डिस्कशन चलती हैं, तो इसमें एक्सपर्ट करते हैं, लेकिन यह छोटे लेवल पे हो रहा है और ये बड़े लेवल पे हो रहा है पैनल डिस्कशन। तो ये इन दोनों में मुख्य रूप से डिफरेंस है। और सिंपोजियम में मतलब जैसे कि आपका एक इसमें ये भी चीज आ जाती है कि जैसे आफ्टर ये क्या कहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस के बाद फिर पैनल मतलब 5-6 पैनल आई और उसके ऊपर वो डिस्कशन कर रही हैं, तो ये सारी चीजें सिंपोजियम में आ जाएगी, जो कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, यानी कि छोटे लेवल पे काम चल रहा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में यहाँ पे अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है, और उसके बारे में अभी आएगा आपके सामने सारी चीजें उससे, क्योंकि क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड। मेरिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का मेरिट क्या है कि वहां पर कोई भी चीज आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, चिंतन का विकास होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स लगाते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्तर पे पहुंचते हो। समाधान की अभिवृद्धि, सृजनात्मकता का विकास, यानी कि आपके अंदर एक सृजनात्मकता का विकास होता है। अज्ञात की खोज, जो आपको पता नहीं होता उसके बारे में आप चलते रहते हैं, यानी कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड आपका काम रहता है वहां पे उसको खोज करनी, इसलिए उसको अज्ञात की खोज कह दिया गया है। जो आपको अननोन है उसे जानने की कोशिश करना। और ज्ञान एवं चिंतन का विकास यहाँ पर होता है। बौद्धिक तो ये बौद्धिकता की विकास होती है, ये पता नहीं कौन सा शब्द है, लेकिन बौद्धिक जो कार्य होता है काफी अच्छे लेवल पे, हमारा इंटेलेक्ट जो क्या होता है यहाँ पे वर्क करता है, इंटेलेक्चुअल काफी अच्छे से यहाँ पर हमारा वर्क होता है। सहनशीलता का विकास होता है। सहनशीलता का कैसे विकास हो रहा है, क्योंकि आप कई लोगों को सुन रहे हो, अपने सामने वाले को सुन रहे हो, फिर उसके अपोजिट में भी बोल रहे हो, तो यहाँ पे सहनशीलता का विकास होता है। सभी स्तर के लिए उपयोगी होता है। और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान हो जाती है कि कौन कितना बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख पा रहा है। उद्देश्यों की उपलब्धि होती है। सामूहिक सामूहिक निर्णय हम लोग ले पाते हैं। सामूहिक अधिगम, एक समूह में लर्निंग होती है, एक समाज में लर्निंग होती है, तो ये पूरा सामूहिक लर्निंग या सोसाइटी सोशल लर्निंग इसे आप कह सकते हो, पूरे समाज स्तर पर इसमें लर्निंग हमारी चलती है। तो यहाँ पर अब क्या है कि आपका दोष, इसका अगर हम लोग कह सके सीमाएं क्या क्या हैं, तो अनुकूल नहीं है हर जगह के लिए। सभी प्रकरणों में यह अनुकूल नहीं है। क्यों अनुकूल नहीं है, कि कहने का मतलब कुछ ऐसे टॉपिक जिसपे आपका डिस्कशन हो रहा है और उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, तो वहां के लिए वो क्या नहीं कहलाएगा, अनुकूल नहीं कहलाएगा। और भटकने का इसमें काफी अवसर होता है। आपका भटकने का मतलब कहने का क्या है कि आप सब्जेक्ट जो है उससे किसी और ही सब्जेक्ट पर आप चले गए, बात डिस्कशन होते होते कहीं और ही पहुंच गए, तो इसकी चांसेस काफी ज्यादा होती हैं यहाँ पे। एकाधिकरण, उसमें क्या होता है कि एक किसी विचार का, उसी का आपको क्या किया जाता है, वर्चस्व होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक विचार के ज्यादा लोग हैं और दूसरे विचार के लोग कम हैं, तो पहले वाले विचार का क्या हो जाएगा, बोलबाला हो जाएगा।
तो इस तरीके की चीजें इस केसेस में घट सकती हैं। तो दूसरा अगर सही भी होगा तो भी वो रिजल्ट आपके सामने नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोग सही नहीं उतने हैं उनका एकाधिकरण है वहां पे, और गुटबंदी हो सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर समस्या है। अरुचिकर भावनाएं एवं तनाव पैदा हो सकता है। सेकेंडरी कक्षा की उपयोगी नहीं है। सेकेंडरी जो कक्षाएं हैं उनके लिए यह उपयोगी ज्यादा नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं। हायर स्टडीज में ये फिर भी चलेगा, लेकिन सेकेंडरी कक्षा में ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। अब हमारा आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड्स। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड जो हमने अभी बोला था यहाँ पर, जो ये है ब्रेन स्टॉर्मिंग फोर्थ नंबर, तो उसे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है हमारा? समस्या एवं रचनात्मकता उन्मुख 1963 में ऑब्जर्व ने इसे विकास किया। इसको सरल भाषा में विचार मंथन भी कहा जाता है। यह एक रचनात्मक समूह कार्य है। यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में देखिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपके स्कूल या कहीं पे पढ़ते होंगे तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे एक पूरा आपको ऑर्गेनाइज किया जाता होगा कोई एजुकेशनल फेयर या इस तरीके से। और उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या दिए जाते हैं, वर्क दिए जाते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीजों का सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाता है। कुछ नई चीजें बनाए करके आपको प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है साइंस में और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से आपको क्या होता है कि बच्चों को अब जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर समझ सके अपने सारे टॉपिक को, और उनका एक इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है, इंटेलेक्ट का जो है वो डेवलपमेंट हो, उनका जो एक तार्किकता है उसका डेवलपमेंट हो, एक जो आपका कह सकते हैं कि लॉजिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजें प्रैक्टिकल रूप में उसे प्रेजेंट कर पाना और उन तरीकों से उसे समझ पाना, वो सारी गुण डेवलप हो पाए। तो इसके लिए ही कौन सा चीज आपको होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि समस्या का नियोजन, उप समस्या का चुनाव, यानी कि क्या समस्या का नियोजन क्या कैसे किया जा सकता है। जो हमारे सामने एक आपको प्रॉब्लम दे दिया गया और आपको बोला गया कि इसका नियोजन कैसे किया जा सकता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आप सामने में प्रेजेंट कीजिए। फिर उप समस्या का चुनाव, जो डिफरेंट डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स हैं उसका चुनाव करके कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उसे आप बताइए कि ये कोई टॉपिक दे दिया गया उसमें क्या समस्याएं हैं, तो उसे आपको बताना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किया जा सकता है। समस्या के संबंध में योजना, समस्या के संबंध में आप बेहतर से बेहतर क्या योजना बना सकते हो। ये जैसे कि आपको दे दिया गया कि यहाँ पर टेलीफोन नहीं है, तो उसे उसे दूर करने के लिए उस गांव में आप क्या अदर व्यवस्था करोगे जिससे कि वो समस्या समाप्त हो जाए। तो ये पूरी क्या होगी, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी कि आपको अब सोचना होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वहाँ, क्या क्या स्थितियां प्रेजेंट है और उसके बेसिस पे क्या क्या किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो एक समस्या के रूप में आपके सामने आ रही है, उन चीजों को आप सॉल्व करने का, तो जैसा स्तर होता है उसके हिसाब से वहां पे वैसी समस्याएं यहाँ पे प्रेजेंट की जाती हैं। फिर साधनों का चयन, कि कौन से साधन है जिसका चयन करने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आंकड़ों का एकत्रीकरण, क्या क्या आंकड़े कैसे हैं उसे वो हम लोग इकट्ठा करते हैं। आंकड़ों का एकत्रीकरण यानी कि जैसे कि आप गांव में कर रहे हो कहीं पे, तो आप पहले जानोगे कि हर लोग किसके लिए ज्यादा सस्टेनेबल है, आराम से किन चीजों को कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है, और उसके बेसिस पे आपको पूरा एक योजना बनाना होता है और आपको अपना उसके हिसाब से आपको अपना सारा रिजल्ट प्रेजेंट करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आती हैं। विचारों का निर्णय और विचारों का चयन, विचारों का परीक्षण जो है, सारी चीजें इसके अंतर्गत आकस्मिकताओं से निपटना, ये हो गया आकस्मिकताओं से निपटना, यानी कि जो अचानक से कुछ घटना घट गई तो उनसे आप कैसे निपटारा करोगे। तो इस तरीके की चीजें आपको प्रेजेंट की जाती हैं और आपको उसका तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन सोचना होता है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर, जहां पर आपको सोचना पड़ रहा है, आपको अचानक से आपके माइंड पे पूरा जोर देना पड़ रहा है। तो ये चीजें ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंतर्गत आता है।
यहाँ पे क्या ध्यान उत्तेजित करना है, मतलब क्या हो गया कि आपको ब्रेन को लगातार दौड़ाना पड़ता है कि इसका उपाय क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है, यानी कि आप बहुत ही सतर्क होते हो। क्योंकि जैसे कि आपको एक ग्रुप में 2-3 ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप में आपको एक टास्क मिलेगा तुरंत कंप्लीट करना, तो आप क्या हो जाते हो कि मेरा ग्रुप आगे निकले, तो उसके लिए आप पूरी तरीके से सतर्क हो जाते हो। तो वो सतर्कता यहाँ पर आती है। फिर अभिरुचि का विकास होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके हैबिट्स, ये रुचियां हैं, उसमें विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे रिलेटेड आपको वर्क मिलते हैं, तो आपको और मजा आना शुरू होता है, अरे वाह ये ऐसे किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। इवन आपको उसके बारे में और एक्स्ट्रा नॉलेज कलेक्ट करने का मौका मिल जाता है। और जो चीजें जैसे कि मान लीजिए अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन कई चीजों को प्रोजेक्ट या ये सब चीजें करने के दौरान आप कई चीजें पढ़ जाते हो, कई चीजें कंप्लीट कर जाते हो, तो वो सारी चीजें फिर आपको रुचि को क्या कर देता है, और डेवलप कर देता है, और बेहतर बना देता है। कल्पना का काफी अच्छा विकास यहाँ होता है, आप सोचते हो बार बार क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो बहुत विचारों का विकास होता है, समाधान खोजने की एक अंदर हैबिट पैदा होती है, प्रसन्नता एवं संतुष्टि होती है। जैसे ही आप ये वर्क कर लेते हो तो आपको काफी ज्यादा बेहतर अच्छा महसूस होता है। और ये शिक्षण का एक बहुत ही बेहतर आधार है, जिसके हेल्प से आप शिक्षण की जा सकती है। तो ये पूरा हो गया क्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग जहाँ जहाँ पे मस्तिष्क को पूरा फुल यूज किया जा रहा है और उसको डेवलप किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंतर्गत आती हैं, और ये काफी अच्छा वे है डेवलपमेंट का। तो यहाँ पर अब आ गया इंडिविजुअल टीचिंग मेथड। यहाँ पर जो अदर जो इंडिविजुअल के, ये सारी चीजें अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, जो टीचर ओरिएंटेड था। अब ये जो हो गया, क्या हो गया, इंडिविजुअल टीचिंग मेथड। तो इंडिविजुअल टीचिंग मेथड में क्या क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पर से आप देख लेंगे, अभी तक यहाँ पर आज मैं